हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है विसर्ग संधि। तो हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने विसर्ग संधि के बारे में जाना था कि विसर्ग संधि क्या है और विसर्ग संधि के नियमों के बारे में जाना था। तो हम शॉर्ट में देखते हैं कि विसर्ग संधि क्या है। जब विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तो हमने देखा था कि विसर्ग संधि क्या है। तो जैसे मनोरथ, तो मनोरथ संधि विच्छेद करने पर तो यह मनः और रथ से मिलकर मनोरथ बनता है। इसी तरह से पुनर्जन्म, तो पुनः और जन्म मिलकर पुनर्जन्म बनता है। तो इसे ही हम विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, या इसे ये सब विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। तो हमने पिछली वीडियो में विसर्ग संधि के नियम के बारे में जाना था। तो पहला नियम था विसर्ग का ओ में परिवर्तन। तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन कैसे होता था, जैसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि मनोबल, मनोभाव या मनोयोग। तो मनोबल का संधि विच्छेद करने पर यह मनः और बल से मिलकर बनता है मनोबल। इसी तरह से मनोभाव मनः और भाव से मिलकर बनता है मनोभाव। उसी तरह से मनः और योग से मिलकर मनोयोग बनता है। तो हमने उदाहरण के माध्यम से देखा कि पहले शब्द के अंतिम अक्षर में विसर्ग लगा हुआ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है और या, रा, ला, वा और हा हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। तो वहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो हमने विसर्ग संधि के पहले नियम के बारे में जाना। तो विसर्ग संधि का दूसरा नियम था कि विसर्ग का सा और सा में परिवर्तन। तो विसर्ग का सा और सा में कैसे परिवर्तन हुआ था, तो जैसे निश्चल, तो निश्चल में नि और चल से मिलकर निश्चल बन जाता था और नि और ठुर मिलकर निष्ठुर बन जाता था। उसी तरह से दुह और चरित्र मिलकर दुष्चरित बन जाता था। तो इस उदाहरण में कि पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगा हुआ है और दूसरे शब्द का प्रारंभ में चा और छा व्यंजन वर्ण आए हुए हैं, तो विसर्ग का तालाबेशा में परिवर्तन हो जाता है और टाठा अगर व्यंजन वर्ण आया हुआ है तो मूर्धनीय सा में परिवर्तन हो जाता है और था व्यंजन वर्ण आए हुए हैं तो दंतीय सा में परिवर्तन हो जाता था। तो यह विसर्ग संधि का दूसरा नियम था। तो अब हम विसर्ग संधि के तीसरे नियम के बारे में जानेंगे कि विसर्ग संधि का तीसरा नियम है तो विसर्ग का रा में परिवर्तन। तो हम देखेंगे कि विसर्ग का रा में कैसे परिवर्तन हो जाता है। तो पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और या, रा, ला, वा, हा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि पहले शब्द के अंतिम अक्षर यानी आ और आ ना हो, इसके अतिरिक्त कोई भी वर्ण हो जैसे ई, उ, री। अगर पहले शब्द के अंतिम अक्षर यानी विसर्ग के पहले आ और आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ ना हो, इसके अतिरिक्त कोई भी वर्ण हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या, रा, ला,
वा और हा कोई भी वर्ण हो तो इस विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है, तो वहाँ पर भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे इसका रा में परिवर्तन हो जाता है और संधि विच्छेद करने पर। तो जैसे दुर्दशा, दुर्दशा, दुह और दशा से मिलकर दुर्दशा बनता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि पहले शब्द के प्रारंभ में विसर्ग के पहले ह्रस्व उ आया हुआ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में द वर्ण यानी वर्ग का तीसरा वर्ण आया हुआ है। किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आया हुआ है तो इसीलिए विसर्ग का जो परिवर्तन है वो रा में हो जाता है, यानी आधे रा में हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर दुर्दशा बन जाता है। दूसरा उदाहरण है निर्बल। तो निर्बल का संधि विच्छेद करने पर यह निहि और बल से मिलकर निर्बल बन जाता है। तो यहाँ पर पहले शब्द के अंतिम अक्षर यानी विसर्ग के पहले ह्रस्व ई आया हुआ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ब वर्ण आया हुआ है, इसीलिए विसर्ग का परिवर्तन आधा रा में हो जाता है। इसीलिए निर्बल निहि और बल से मिलकर निर्बल बन जाता है। नेक्स्ट उदाहरण दुर्जन। तो दुर्जन भी दो शब्दों से मिलकर बनता है, दु और जन। तो विसर्ग के पहले उ आया हुआ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में चा वर्ग का तीसरा वर्ण आया हुआ है, तो इसीलिए विसर्ग का परिवर्तन आधा रा में हो जाता है। तो इसीलिए दुह और जन मिलकर दुर्जन बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दुर्गम। तो दुर्गम भी दो शब्दों से मिलकर बनता है, दुह और गम। तो विसर्ग के पहले उ आया हुआ है और गम यानी का वर्ग का तीसरा वर्ण गा आया हुआ है, तो इसीलिए विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है, आधे रा में। तो इसीलिए दुह और गम मिलकर दुर्गम बन जाता है। तो दुर्गम में भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निर्धन। तो निर्धन भी दो शब्दों से मिलकर बनता है, निहि और धन से मिलकर निर्धन बनता है। तो विसर्ग के पहले ई आया हुआ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ता वर्ग का चौथा वर्ण धा वर्ण आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन आधे रा में हो जाता है। तो इसीलिए निहि और धन मिलकर निर्धन बन जाता है। तो हमने दुर्दशा, निर्बल, दुर्जन, दुर्गम और निर्धन में विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो हम नेक्स्ट नियम के बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट नियम क्या है विसर्ग संधि का। तो विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ बन जाता है। तो यानी देखेंगे कि विसर्ग का कैसे लोप हो जाता है और जो पूर्व स्वर है वो दीर्घ स्वर कैसे बन जाता है। तो टिक के माध्यम से देखेंगे कि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले ह्रस्व स्वर हो तो दीर्घ स्वर बन जाता है। या हम कह सकते हैं कि यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में रा वर्ण हो, तो यदि विसर्ग के पहले ई और उ हो तो वहाँ पर ई उ
तो यानी विसर्ग के पहले ई और उ हो तो वहाँ पर ह्रस्व ई दीर्घ ई में और ह्रस्व उ दीर्घ उ में बदल जाएगा। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि यानी विसर्ग के पहले ई और उ है हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में रा हो तो वहाँ पर यानी ई और उ का दीर्घ ई और दीर्घ उ में बदल जाता है। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे निरोग। तो निरोग दो शब्दों से मिलकर बनता है नि और रोग से मिलकर निरोग बनता है। तो हम पहले शब्द के प्रारंभ, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में विसर्ग है और विसर्ग के पहले ह्रस्व ई आया हुआ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में रा वर्ण आया हुआ है। तो इसीलिए ई यानी ह्रस्व ई दीर्घ ई में बदल या दीर्घ स्वर में बदल जाता है। तो इसीलिए निह और रोग बनकर, निह और रोग मिलकर नी रोग बन जाता है। नेक्स्ट उदाहरण नीरज। नीरज, तो नीरज भी दो शब्दों से मिलकर बनता है निह और रज से मिलकर नीरज बनता है। तो यानी पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगा हुआ और विसर्ग के पहले ह्रस्व ई आया हुआ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में रा वर्ण आया हुआ है। इसीलिए ह्रस्व ई दीर्घ ई में बदल जाता है। इसीलिए निह और रज मिलकर नीरज बन जाता है। तो नीरज में भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट उदाहरण नीरस। नीरस, नीरस भी दो शब्दों से मिलकर बनता है निह और रस से मिलकर नीरस बनता है। तो यानी निह यानी पहले शब्द के अंतिम अक्षर में विसर्ग है और विसर्ग के पहले ह्रस्व ई है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में रा वर्ण आया हुआ है। इसीलिए ह्रस्व ई दीर्घ ई में बदल जाता है, यानी ह्रस्व नी जो है दीर्घ नी में बदल जाता है। इसीलिए यहाँ पर निह और रस मिलकर नीरस बन जाता है। तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है, या नीरस में भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है नीरव। तो नीरव भी दो शब्दों से मिलकर बनता है निह और रव से मिलकर नीरव बनता है। तो यानी पहले शब्द के अंतिम अक्षर यानी विसर्ग है और विसर्ग के पहले ना में ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई है। तो इसीलिए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में रा वर्ण आया हुआ है। तो इसीलिए ह्रस्व नी दीर्घ नी में बदल जाती है। तो इसीलिए निह और र मिलकर नीरव बन जाता है। तो हमने अभी जाना कि निरोग, नीरज, नीरस और नीरव में विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो हमने जाना कि विसर्ग का लोप हो जाता है और पूर्व स्वर यानी जो ह्रस्व ई और ह्रस्व उ आया होता है तो वह दीर्घ ई और दीर्घ उ में बदल जाते हैं। तो वहाँ पर भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो वहाँ पर भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए
तो वहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतएव, तो अतएव दो शब्दों से मिलकर बना है अतः, और एव से मिलकर अतएव बनता है। तो यानी पहले शब्द के अंत में यानी विसर्ग के पहले ता वर्ण आया हुआ, ता वर्ण में यानी ह्रस्व आ वर्ण आया हुआ विसर्ग के पहले, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए वर्ण आया हुआ, और ए यहाँ पर स्वर है, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है और यह अतएव बन जाता है। तो इसीलिए अतः और एव मिलकर अतएव बन जाता है। तो अतएव में भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट नियम है, कुछ शब्द में विसर्ग का सा में परिवर्तन हो जाता है। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका विसर्ग का दंतीय सा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नमस्कार, तो नमस्कार का संधि विच्छेद करने पर यह नमः और कार से मिलकर नमस्कार बन जाता है। तो यानी विसर्ग का दंतीय सा में परिवर्तन हो जाता है। तो यानी नमः में विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग का परिवर्तन दंतीय सा यानी आधे सा में हो जाता है। तो इसीलिए नमः और कार मिलकर नमस्कार बन जाता है। नेक्स्ट उदाहरण है भास्कर। तो भास्कर दो शब्दों से मिलकर बनता है, भा और कार से मिलकर भास्कर, कर से मिलकर भास्कर बनता है। तो भा में यानी विसर्ग लगा हुआ है, और विसर्ग का परिवर्तन दंतीय सा में हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो भास्कर, भा और कर मिलकर भास्कर बन जाता है। इसीलिए इसी तरह से पुरस्कार में भी विसर्ग का सा में परिवर्तन होता है, पुरस्कार। तो पुरस्कार दो शब्दों से मिलकर बनता है, पुरः और कार से मिलकर पुरस्कार बनता है। तो पुरः यानी जो पुरः में विसर्ग लगा हुआ है, तो विसर्ग का जो परिवर्तन है वो दंतीय सा में हो जाता है। इसीलिए पुरः और कार मिलकर पुरस्कार बन जाता है। तो अतएव, नमस्कार, भास्कर, पुरस्कार आदि में विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट नियम के बारे में देखेंगे कि विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना, अर्थात विसर्ग के बाद किसी भी शब्द के या पहले शब्द के अंत में अगर विसर्ग लगा हुआ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है। जो शब्द जैसा रहता है उसे वैसा ही लिखा जाता है। तो वहाँ पर भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि यदि किसी शब्द में विसर्ग हो या विसर्ग लगा हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में का, खा, पा, फा हो तो वहाँ पर निम्न परिवर्तन हो जाता है। तो हम देखेंगे पहला पॉइंट, यदि विसर्ग के पहले आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ होगा और दूसरे शब्द के प्रारंभ में का, खा, पा, फा होगा तो विसर्ग का कोई भी यानी विसर्ग किसी भी वर्ण में परिवर्तन नहीं होगा या विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। या हम कह सकते हैं कि पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगा हो और विसर्ग के पहले ह्रस्व आ और दीर्घ आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में का, खा, पा और फा वर्ण हो तो वहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन किसी भी वर्ण में नहीं होता है या विसर्ग
नो चेंज होता है। तो जैसे हम उदाहरण देखेंगे, प्रातः काल, प्रातः काल, तो यानी प्रातः में पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगा हुआ और पहले शब्द के अंत में विसर्ग लगा हुआ, विसर्ग के पहले ह्रस्व आ और दीर्घ ह्रस्व आ आया हुआ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में का वर्ण आया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए ये शब्द जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए प्रातः काल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरा इसी का एग्जाम्पल है रजः कड़। तो रज यानी दो शब्दों से मिलकर रजः और कड़ से मिलकर रजः कड़ बन। तो रज यानी विसर्ग के पहले ह्रस्व आ आया हुआ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में का वर्ण आया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए यह शब्द रजः और कड़ बना रहेगा, यानी ये जो शब्द जैसा लिखा है वो वैसा ही लिखा रहेगा और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अंतःकरण। अंतःकरण में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि अंतःकरण दो शब्दों से मिलकर बनता है अंतः और करण। तो अंतः यानी विसर्ग के पहले ह्रस्व आया हुआ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में का वर्ण आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग किसी भी वर्ण में परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए अंतःकरण, अंतः और करण ज्यों का त्यों रहेगा। इसीलिए अंतःकरण में विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। और इसका दूसरा पॉइंट है कि यदि विसर्ग के बाद सा और सा में से कोई भी व्यंजन वर्ण आएगा तो विसर्ग यथावत बना रहेगा, यानी विसर्ग के आने के बाद व्यंजन कोई भी या व्यंजन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वहाँ पर भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। जैसे दुःशासन, तो दुःशासन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पहले विसर्ग के बाद तालव्य सा वर्ण आया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए ये जैसा है वैसा ही बना रहेगा। इसीलिए दुह और शासन मिलकर दुशासन बनते हैं। इसीलिए दुशासन में भी विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है निःसंदेह। तो निःसंदेह में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि विसर्ग के बाद दंतीय सा वर्ण आया हुआ है, इसीलिए विसर्ग नो परिवर्तन होगा, यानी विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो दुशासन, निसंदेह, अंतःकरण, प्रातःकाल, रजकण में विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। और इन उदाहरणों में विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग होता है। तो हमने विसर्ग संधि के बारे में जाना कि विसर्ग संधि क्या है, और विसर्ग संधि के नियमों के बारे में जाना कि विसर्ग संधि का कौन सा नियम, या विसर्ग संधि के नियमों के बारे में जाना कि विसर्ग संधि के नियमों में विसर्ग किन किन वर्णों में परिवर्तन हो जाता है और किन किन वर्णों में परिवर्तन नहीं होता है विसर्ग। तो हमने विसर्ग संधि के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और चर्चा पर चर्चा की है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।